सुपरवाइजर की पीवाईक्यू के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू के लिए। बहुत लोग पीवाईक्यू पढ़ते हैं, सिर्फ रटते जाते हैं। अब पहला ही बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एक नैज है और इसी को ब्रैकेट में लिखा गया है इनके, तो कोई क्वेश्चन पकड़ो, उससे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछा जा सकता है। भविष्य है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब एक एक फैक्ट को कवर करूंगा। हेलो एवरीवन, सो महिला सुपरवाइजर की पीवाईक्यू के बारे में हम बात करेंगे, या फिर किसी भी एग्जाम की पीवाईक्यू आखिर क्यों जरूरी होता है और इसका हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। ठीक है, 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज के लिए। बहुत ही अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो वो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। 100 क्वेश्चन में से मे बी 1 या 2 क्वेश्चन रिपीट हो, वो तो चलो ठीक है। दूसरा ये कि एग्जाम का पैटर्न समझ आता है कि विटामिन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर डाइट से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बीमारियों से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो कौन सी बीमारी से, वायरस से होने वाले बीमारियों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, या फिर बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बीमारियों से आखिर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैथ से क्वेश्चन आ रहा है तो अरिथमेटिक की कौन सी टॉपिक को ज़्यादा हाईलाइट करके आ रहा है, कौन से टॉपिक से डीप आ रहा है, कौन से टॉपिक से आसान आ रहा है। तो ये सारा जो पैटर्न है जो हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसका पूरा एक बोलते हैं ना हुलिया। जब किसी पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है और किसी को डाउट होता है कि ये इंसान चोरी कर सकता है, तो पूरा हुलिया बनाया जाता है ना उस चोर का। तो ये पूरा हुलिया हमारे सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपना रख देते हैं कि इसी टाइप से मिलता जुलता इसका भाई या बहन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, आई होप कि आप इतना तो समझ गए होंगे। अब कैसे आखिर एनालिसिस करें। बहुत लोग पीवाईक्यू पढ़ते हैं, सिर्फ रटते जाते हैं। आपको नो डाउट रटना है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों पीवाईक्यू पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़िए और उसके आसपास के फैक्ट। जैसे एग्जांपल दूं कि विटामिन बी जल में घुलनशील है या फिर फैट में, वसा में घुलनशील है। अब 4 विटामिन दिए गए हैं ऑप्शंस में, या फिर जो भी है 4 जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, उन चारों ऑप्शंस के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो आपकी फैक्ट नॉलेज भी इस तरीके से बढ़ती है। अब मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताती हूँ कि किस तरीके के एनालिसिस आपको करने हैं। ठीक है, पहला ही बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे एक क्वेश्चन है कि इनमें से किसे अवशोषण के लिए नैज या फिर इंट्रीजिंक कारक की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आप देखोगे दिख रहा होगा एक नैज है और इसी को ब्रैकेट में लिखा गया है इंट्रीजिंक। यहाँ पे हमें क्वेश्चन से एक नॉलेज मिली कि नैज और इंट्रीजिंक आपस में बराबर है, मतलब कि ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में सिर्फ नैज दे के पूछा जाए, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इंट्रीजिंक पूछा जाए, तो आपको इन दोनों शब्द के मतलब पता होने चाहिए कि एक ही होता है। पहला एनालिसिस इस टाइप का हुआ। दूसरा एनालिसिस आपको मैं बताती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ूँ अगर कि कौन विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है। मतलब अब मुझे ये समझ आ रहा है, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, आया हुआ है 2017 का है, फर्स्ट शिफ्ट का। मैंने ये पढ़ा कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा ऐसा रोग होता है, मतलब कौन सा एनीमिया को ठीक कर देता है। मतलब कुल मिला के मोटा मोटा यहाँ पे मुझे ये समझ आ रहा है कि विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को अच्छे से करना है। अगर यहाँ पे B12 से संबंधित पूछा है तो मैं पूरा विटामिन ए से लेके बी, पूरे जितने भी टाइप्स के होते हैं विटामिन ए, बी और बी के जितने भी टाइप, सी, डी, ई के जितने भी विटामिन होते हैं, उनकी कमी से होने वाले रोग को मैं तुरंत के तुरंत खत्म कर लूँगी, या फिर चार्ट बना के वॉल पे चिपका लूँगी। ये दूसरे टाइप का एनालिसिस हो गया। ठीक है, फिर तीसरा एक क्वेश्चन है, धूप से मिलने वाला विटामिन को क्या कहते हैं। जैसे कि विटामिन डी से ही हमें धूप से मिलने वाला जो विटामिन है विटामिन डी होता है। तो आपको ये भी देखना है कि कौन सी विटामिन की क्या खासियत है और कौन सी विटामिन का अन्य नाम से भी क्वेश्चन आए हैं। तो एक टाइप का कोई क्वेश्चन पकड़ो, उससे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछा जा सकता है भविष्य में, जितनी भी संभावनाएं हैं या प्रोबेबिलिटी, आप उसको ख़त्म करो। यही होता है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से एनालिसिस करना है। कुछ और एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं। एक क्वेश्चन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से ये पूछा है इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व है। तुरंत मैं होती तो क्या करती, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे पढ़ती और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे पढ़ती। चूँकि 2017 में एक बार आया हुआ है, हो सकता है फिर से आ जाए कि इनमें से कौन सा माइक्रो है कौन सा मैक्रो है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को पढ़ के उनके आसपास के जो भी आपको मिले डाटा या फैक्ट, आपको कॉपी बना लेनी है या फिर नोट्स बना लेनी है पीवाईक्यू के बेसिस पे। ठीक है, इसके बाद मैं जब पोषण वाले टॉपिक के पीवाईक्यू को मैंने देखा तो मैंने एनालिसिस करा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज या फिर मिनरल्स, वाटर, इन सभी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है विटामिन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं।
तो मैं विटामिन के चप्पा चप्पा मतलब एक एक फैक्ट को कवर कर लूँगी कि विटामिन से क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये एनालिसिस किया है, कहाँ से, PYQ से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम सबको पता है कि ICMR की रिपोर्ट्स आ रही है, लेकिन जैसे मैंने देखा कि ICMR की रिपोर्ट 2010 से क्वेश्चन पूछा गया है, कब, 2017 में। तो हमको ये पता चल रहा है कि भाई 2024 की आ गई हो या 20 की आ गई हो, हमको पुराना भी पढ़ना है। 2010 में आया है तो 2010 का भी पढ़ना है, क्योंकि 17 में आया हुआ है पुराने ICMR रिपोर्ट से। ठीक है, हमको पहली बात तो ये पता चली कि 10 की रिपोर्ट भी पढ़नी है ICMR की, 20 की, और अगर 24 की आ गई तो 24 की भी। दूसरी चीज़, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ICMR रिपोर्ट से, क्योंकि रिपोर्ट बहुत बड़ा है, मतलब बहुत सारे फैक्ट्स है उसमें, बहुत सारे डाटाज हैं, तो शायद हम सारी चीज़ें ना पढ़ पाएँ। तो हमको स्मार्टली खेलना है। जैसे इसमें ICMR रिपोर्ट 2010 से क्वेश्चन आया है कि ICMR 2010 द्वारा गर्भावस्था के दौरान अनुशंसित सामान्य आयरन की आवश्यकता कितनी होती है। मतलब हम ये समझ गए कि ICMR रिपोर्ट में कितने कौन से पर्टिकुलर एज के लोगों को, या तो जैसे गर्भावस्था में शिशु की बात की जाए, या फिर गर्भवती माता की बात की जाए, या फिर किशोरावस्था की बात की जाए, है ना। तो प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है, आपको प्रोटीन पढ़ना है, आपको आयरन पढ़ना है। ठीक है, आपको अलग अलग मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, वाटर के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ICMR रिपोर्ट्स की हाईलाइटेड है कीवर्ड्स, तो आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, ये नहीं कि पूरा ICMR रिपोर्ट आप पढ़ने बैठ जाओ। इसे एक और क्वेश्चन है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए जिंक की RDA कितनी है, यानी जिंक के बारे में पूछा है। तो हमको पता चल रहा है कि जिंक, आयरन और अलग अलग मिनरल्स के बारे में हमको पढ़ना है, ICMR का पूरा रिपोर्ट पढ़ना है। इधर इसी तरीके से फोलेट के बारे में पूछा है 2010 का ही। ठीक है, ICMR रिपोर्ट 2010 में फोलेट की कितनी मतलब मात्रा होती है गर्भवती स्त्री है। तो ठीक है, तो आपको ICMR रिपोर्ट में इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है। एक क्वेश्चन आया है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो आपको जितने भी इनसे संबंधित, महिलाओं से, बच्चों से संबंधित जितने भी संस्थान हैं उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ग्रामीण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हर साल हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, उनकी कब शुरुआत किया गया, कौन कौन लाभार्थी हैं, कौन कौन हितार्थी हैं, कितनी धनराशि क्या कैसे दी जाती है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। पल्स पोलियो अभियान के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, उसके साथ ही अब जैसे क्वेश्चन आया है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणुजन्य रोग नहीं है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जीवाणु या फिर बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, और फंगी या फिर कवक से कौन कौन से रोग होते हैं। इनकी सीधे आप लिस्ट बना के चिपका लो दीवार पे। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आने फिक्स है। ये मतलब बेसिक फैक्ट या फिर बेसिक क्वेश्चन है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं करना है। हम भागते हैं टफ क्वेश्चन की तरफ, अरे वो सबके लिए टफ है। जो आसान है, जो बेसिक है, जो किसी भी बुक में बेसिक है, 70% बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, हम उसको अगर कवर कर लें, उसको अगर हम क्लियर कर लें, उसको हम गलत करके ना आए, सही करके आए, तो डेफिनेटली हमारा एग्जाम निकलता है। MPPSC प्रीलिम्स के लिए भी यही चीज़ें मैं बोलती हूँ कि आप बुक्स के पीछे मत भागो। जितनी आपको इस बुक में जो भी, कोई भी बुक हो आपके पास जो भी है इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको पहले आप 100% उस पर पकड़ बनाओ। ठीक है, फिर हमने देखा कि टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। तो नियंत्रण कार्यक्रम से योजनाओं के नाम, योजनाएं कब प्रारंभ की जा रही है, इनके उद्देश्य, इन सभी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम सब इन सभी फैक्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो इन जो भी PYQ बुक है आपके पास अगर PYQ बुक नहीं हो तो ज़रूर ले लें आप। ठीक है, और साथ में आपको क्या करना है, आपको PYQ कैसे पढ़ना है। आप जैसे सुबह स्टार्टिंग कर रहे हो अपने पढ़ाई की, ठीक है, तो आप मान लो एग्जाम्पल के लिए कि आप सामान्य शरीर संरचना में पाचन तंत्र पढ़ रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हो, तो आप पहले डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र के PYQs को देख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आधे घंटे सिर्फ आप देख लो, एनालिसिस कर लो। फिर जब आप पढ़ोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की थ्योरी को पढ़ोगे, उसके कंसेप्ट को पढ़ोगे, तो आपको समझ आएगा ऑलरेडी कि यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया था PYQ में, तो हमको भी थोड़ा सा यहीं पे ज़्यादा फोकस करना है और यहाँ पे कम फोकस करना है। इस तरीके से स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ अगर आपने पढ़ाई की PYQ और सिलेबस को बेसिस अपने उसके बेसिस के आधार पे, तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकते हो। हमेशा मैं बोलती हूँ टाइमर लगा के पढ़ाई किया करो और हमेशा पॉजिटिव रहो। ठीक है, आई होप कि पूरी वीडियो पसंद आई हो और PYQ को हल्के में नहीं लेना है। कौन कौन से आपके और डाउट्स हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।